एप्पल जैसे ब्रांड को टक्कर देने वाली OnePlus आज धीरे धीरे अपनी इमेज खो रही है। ऐसा क्या कारण है जो लोगों को लगता है OnePlus ओप्पो की कॉपी है? क्या कारण है कि OnePlus लोगों को आकर्षित करने में अब पीछे रहने लगा है? दोस्तों, OnePlus जिसने केवल 3 साल में 40% मार्केट पर कब्जा कर लिया और एप्पल सैमसंग ब्रांड को पीछे छोड़ दिया और नए नए इनोवेशन करके एक नए ब्रांड की इमेज लोगों के दिल और दिमाग दोनों में छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज से महज 10 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी अपनी सक्सेस के पीक पर जाकर मार्केट से अपनी इमेज को खोने लगी। वहीं इसके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ गई और अब लोग OnePlus को ओप्पो की कॉपी क्यों कह रहे हैं? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, OnePlus के को फाउंडर कार्ल पाई 2010 में अपनी पढ़ाई के साथ नोकिया में काम करने लगे थे। वहाँ 3 महीने काम करने के बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन के फीचर्स देखे और उनके बारे में अच्छे से समझा, लेकिन किसी भी फोन से उन्हें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि यदि किसी का डिजाइन अच्छा है तो वो फीचर्स में मार खा जाता है और यदि किसी के फीचर्स अच्छे हैं तो उस मोबाइल फोन का डिजाइन अच्छा नहीं है। और अगर इक्का दुक्का स्मार्टफोन अगर इन दोनों ही क्राइटेरिया को मैच कर भी लेता है तो फिर उसकी कीमत इतनी ज्यादा हाई होती है कि हर कोई उसे खरीद नहीं सकता। दोस्तों, इसी मार्केट को देखते हुए कार्ल पाई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने का सोचा जो डिजाइन और पिक्चर दोनों में ही अच्छा हो, साथ ही इसकी कीमत भी कम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सके। अब कार्ल पाई ने ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और अपने एक दोस्त पैटी लाउ के साथ मिलकर OnePlus नाम की एक कंपनी बनाई जिसका मकसद था कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में इनके कंपनी में केवल 5 कर्मचारी ही थे और ये सभी एक कैफे में बैठकर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें किया करते थे। अब कार्ल ने देखा कि इन सभी कर्मचारियों के पास आईफोन था, जिसके कारण उसने इन सभी से आईफोन के खरीदने के सभी कारणों को समझ लिया और इस सवाल का जवाब पाया कि आखिर लोग एंड्रॉइड को क्यों इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने जवाब पाया कि ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी खराब होती है और उनके सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा लैग करते हैं और इनकी सिक्योरिटी ने यूजर को काफी परेशान कर रखा है। साथ ही साथ उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था जो कि आईफोन दे रहा था। यही वजह रही कि ज्यादा कीमत होने के बावजूद लोग आईफोन को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सोचा फिर उनका क्या जो आईफोन खरीद नहीं सकते। यही सब सोचकर कार्ल ने एक बेहद ही शानदार डिजाइन और सस्ते आईफोन जैसे ही बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में दिलाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने अपना व्यापारी दिमाग दौड़ाया और काफी स्ट्रेटजी और रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने पूरे काम को ऑफलाइन करने की जगह ऑनलाइन रखा, क्योंकि वो भाप गए थे कि ऑनलाइन में वो मार्केटिंग में बहुत ही कम खर्च करके भी आसानी से एक बहुत बड़ा यूजर बेस बना सकते हैं। और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके दिसंबर 2013 में फाउंडर ने अपना कमाल का स्लोगन बताया जो था नेवर सेटल। दोस्तों, OnePlus ने अपनी कम्युनिटी बढ़ाई और फिर लॉन्च किया OnePlus One। जब ये फोन लॉन्च होने वाला था तो कंपनी का अनुमान था कि इसके 1000 से ज्यादा स्मार्टफोन नहीं बिकेंगे, जिसको देखते हुए उन्होंने केवल शुरुआत में 1000 स्मार्टफोन ही बनाए। लेकिन कंपनी का ये अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि लोगों के बीच ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा फैल गया था और हर कोई इसे खरीदना चाहता था। और 1 साल के अंदर ही OnePlus 1 ने इसके 10 लाख यूनिट बेच करके भारी प्रॉफिट कमा लिया। हालांकि इसके पीछे OnePlus की अच्छी स्ट्रेटजी और कैंपेन था। अब इतनी ज्यादा सफलता मिलने के बाद OnePlus ने और कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत ही उन्होंने अपने दूसरे स्मार्टफोन को लॉन्च करने के बारे में सोचने लगे और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस देने को छोड़कर एक ऐसी गलती कर दी, उनकी कंपनी की इज्जत की धज्जियां उड़ने लगी। यूं हुआ कि कंपनी ने अपने OnePlus 2 के लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर को सिलेक्ट किया, जिसमें पहले से ही काफी ज्यादा गर्म होने की शिकायतें आ रही थी। लेकिन कंपनी को लगा कि वो इस प्रॉब्लम को अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के जरिए ठीक कर लेंगे। इस तरह से 28 जुलाई 2015 को OnePlus 2 लॉन्च हो गया, जिसे लगभग 20 लाख लोगों ने प्री बुक कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने स्मार्टफोन को खरीदा तो उनको फोन गर्म होने की समस्या का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों, अनरिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल सिम सिलेक्शन इशू और इसी तरह के न जाने कितने प्रॉब्लम यूजर को आ रहे थे और यही वजह थी कि OnePlus 2 पूरी तरीके से फेल हो गया। दोस्तों, अब इस सफलता के बाद OnePlus ने बजट फोन सेगमेंट में आने का सोचा ताकि वो और भी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ ला सके। इसके लिए 2015 में उन्होंने अपने तीसरे स्मार्टफोन OnePlus X को लॉन्च किया, वो भी सिर्फ 17,000 रुपए में, जिसमें 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 16 GB इंटरनल मेमोरी और 3 GB रैम जैसे बेहतरीन फीचर्स थे। लेकिन OnePlus ये भूल गया था कि इस सेगमेंट में पहले से ही काफी सारी भीड़ है और यहाँ उसे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और इन्हीं समस्याओं के कारण OnePlus 2 के बाद उनका OnePlus X भी बर्बाद हो गया। लेकिन उसके बाद इनके फाउंडर को अंदाजा हो गया कि कम बजट के स्मार्टफोन में इनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनको मिड रेंज से प्रीमियम स्मार्टफोन में आना चाहिए। फिर उन्होंने अपने अगले स्मार्टफोन को बनाने से पहले अपने कम्युनिटी से फीडबैक लिया और सभी कमियों को दूर किया और आखिरकार OnePlus ने 14 जून 2016 को OnePlus 3 लॉन्च किया, जिसमें एंड्रॉइड मार्शमैलो बेस्ड ऑक्सीजन OS सॉफ्टवेयर, डे चार्जिंग, 3000 mAh बैटरी, 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज और अच्छी क्वालिटी के कैमरे जैसे कई बेहतरीन फीचर थे। और इसकी कीमत रखी गई थी मात्र 28,000 रुपए, जिसके चलते ये मार्केट में आते ही हिट साबित हो गया। फिर कंपनी ने सेम एक और ऐसा ही स्मार्टफोन लॉन्च किया जो था OnePlus 3T। इसकी भी बेहतरीन क्वालिटी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये फीचर के मामले में आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे स्मार्टफोन को टक्कर दे रहा था। अब तक OnePlus को ये अनुमान लग
लग गया था कि लोग उनसे प्रीमियम फोन की उम्मीद रखते हैं और वो भी मिड प्राइस रेंज में। और कहीं ना कहीं OnePlus कंपनी की शुरुआत भी तो इसी गैप को कम करने के लिए करी गई थी। अब कंपनी को अपना एक पर्पस मिल गया था जिस पर काम करते हुए उन्होंने OnePlus 5 और OnePlus 5T जैसे और भी स्मार्टफोन लॉन्च किए जो उस समय के फेमस Nokia 8 Moto, Z2 Play और बाकी मोबाइलों की तुलना में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। 2017 तक इन्होंने प्रीमियम मोबाइल के सेगमेंट में 40% से भी ज्यादा का मार्केट अपने कब्जे में ले लिया और महज 3 साल में ही कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने लगी। अब यहाँ तक तो कंपनी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कोविड-19 के दौरान जब बाकी कंपनियों की तरह इनकी भी सेल कम होने लगी तो कंपनी ने सोचा कि वो अब अपना स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पैंडेमिक में लोगों ने खर्चा करना बहुत कम कर दिया था क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा था ही नहीं, तो क्यों ना बिक्री बढ़ाने के लिए दोबारा से एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया जाए जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके। और दोस्तों इसी को देखते हुए उन्होंने 2020 में OnePlus Nord को लॉन्च किया जिससे ये कमाई करने में तो कामयाब रहे, लेकिन कंपनी की इज्जत पहले जैसी नहीं रही। ना ही लोग अभी इसे एप्पल और सैमसंग के प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे। इसी साल के अंत में एक OnePlus के को-फाउंडर कार्ल पाई ने भी कंपनी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगने लगा था वो स्मार्टफोन इनोवेशन और अपने मकसद से काफी दूर हो गया। दोस्तों इसके लिए उन्होंने बिल्कुल एक नई कंपनी नथिंग की शुरुआत करी और इस नाम का मकसद ये था कि वो स्टार्टिंग से इस मार्केट में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंज करेंगे जो बाकी कंपनी नहीं कर रही है। कार्ल पाई की कंपनी छोड़ने के बाद तो OnePlus इनोवेशन से काफी ज्यादा दूर हो गया और अपना लोगों पर से विश्वास होने लगे और इस तरह से OnePlus को नीचे जाते देख इनकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक ने इसे अपनी ही कंपनी ओप्पो के साथ जोड़ दिया ताकि ये दोनों कंपनी एक दूसरे के इनोवेशन को अपना सके। फिर इसी साल OnePlus ने अपने OnePlus Nord 2 को लॉन्च किया जो कि 4 महीने के अंदर ही भारत में 3 बार फट चुका था और इनसे यूजर को काफी ज्यादा चोटें भी आई और इससे लोगों की ये तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई। और एक बार फिर लोगों का इस कंपनी से विश्वास उठ गया। लोगों पर विश्वास उठने का एक दूसरा कारण ये भी था कि OnePlus अब ओप्पो के साथ जुड़ने के बाद बिल्कुल उसके जैसा ही होता जा रहा था। दोनों के फीचर काफी हद तक सेम हो गए थे, यहाँ तक कि उनका डिजाइन भी एक जैसा ही था। और जब कंपनी ने लॉन्च किया कि वो अपनी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑक्सीजन OS की जगह ओप्पो के कलर OS के ऊपर शिफ्ट करने जा रहा है, तब इस फैसले को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रीमियम फोन की मदद देने के बाद भी अगर उसके बदले बजट सेगमेंट जैसे प्रोडक्ट मिले तो ये फिर कस्टमर को क्यों ही पसंद आएगा। दोस्तों यही सब बातें थी कि OnePlus समझ नहीं पाया और अपने 40% मार्केट को गवाकर सीधे 20% पर आ गया। लोगों ने काफी हद तक OnePlus के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है, लेकिन दोस्तों अब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी पूरे रूप से बर्बादी की कगार पर खड़ी है, क्योंकि अगर ये वापस अपने पुराने वाले तौर तरीके से काम करते हैं जैसे कम्युनिटी से जुड़ना और उनकी समस्याओं को समझना, नए नए इनोवेशन करना और अपने सेगमेंट को पता लगा करके लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वापस से अपने मार्केट में राज करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपने OnePlus के फोन को यूज किया है या नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।